उधर होना है इस पे रखना देता हूँ इस पे बोलो। एक जीरो कम कैसे और यहीं से पकड़ लेते। चलिए रिश्ता पढ़ाई में ध्यान रखें। ओके नाउ define soap. Esterification. De-esterification. कुछ तो बोलो। सैपोनिफिकेशन, जो सरल लगे वो बोल दो। फैटी एसिड्स, एप्लीकेशंस ऑफ ईस्टर। तुमको तुम्हारा चेहरा दिखा दिया। ऐसे 7 नंबर नहीं आते, वास्तव में तुम हो उसी लायक। देखा ना, अभी पता चल गया। हाँ अब तो 25 वाली हैं। ईस्टरिफिकेशन, de-esterification, फैटी एसिड, बहुत धीमे पकड़ ही नहीं पा रहे। सोप, सोप देखते हैं। ठीक है, What does it soaps क्या होते हैं? तो आप ये देखिए कि कुछ चीज हमने देख ली कि मान लीजिए कि हमने HCOOH ये क्वेश्चन है और इसमें CH3OH डाल दिया है और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया है और हीट अप किया है। तो अंकुर इससे कौन सा सब्सटेंस बनेगा और उसका क्या नाम होगा? बनाओ प्रोडक्ट। अमन, HCOOCH3 प्लस H2O, इसका नाम बताइए। मिथाइल, जैसे एसीटेट बोलते हो वैसे बोला करो ना, फॉर्मेट, या फिर अदरवाइज मिथाइल। वेरी गुड, मिथाइल मीथेनोएट। तो क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है। इफ ये इथेनॉल इज मिक्स्ड विथ प्रोपेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 and warmed, then what is the sweet smelling compound formed? बोलोगी? Correct. If ethanol is added to भाई आप अपने लेवल का ही आंसर दोगे। ईस्टर बोल दिया, उतना ही तुम्हारा लेवल है। बोलो कौन सा कंपाउंड फॉर्म हुआ? मिथाइल फॉर्मेट। इफ
Ethanol is added to propanoic acid in presence of dehydrating agent. Dehydrating agent H2SO4 and warmed a fruit smelling मयंक आंसर दीजिए substance is formed. Name the substance. बोलो मयंक आप बस उस जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम बताओ, क्या बनेगा प्रोडक्ट। अमन, अर्चिता, Ethyl propanoid. correct. That is C2H5COOH. ये तो प्रोपेनोइक एसिड है कि नहीं। अब उसमें क्या डाल दिया C2H5OH और that is concentrated H2SO4 और हीट अप किया। नाउ गर्ल कंपाउंड बताओ। CH3 COO बोलो अंशुप्रिया। C2H5 हाँ COO C2H5 प्लस H2O, इसका नाम बताइए। इथाइल जो साथी तुम्हारे बता रहे उनको रिपीट तो करो कम से कम थोड़ा सा। इथाइल ये तो बात तुम्हें पता चल गई कि क्या क्या बनेगा। अब कोई भी कंपाउंड आएगा बना लोगे ना, किससे क्या बनेगा। अब जरा देखिए, हमको दिया गया है कि C17 H35 और COO C2H5 ये दिया गया, ठीक है। स्टीयरिक एसिड का फार्मूला बताओ। हाँ स्टीयरिक एसिड का। अमन हाँ तो वो तो सोडियम स्टीयरेट हमने बता दिया, हम स्टीयरिक एसिड पूछ रहे हैं। हाँ बोलो। पामिटिक एसिड ठीक है। 33 इसलिए एक उसमें डबल बॉन्ड होता है, मतलब वैसे आप कहोगे 17 है तो C16 डबल ये किया डबल करके एक बढ़ा दिया ना, तो वही चीज। तो ये हो गया स्टीयरिक एसिड में पता चल गया। कौन सा बताइए। C17 H35 COOH ये किसका नाम है। स्टीयरिक एसिड। और पामिटिक एसिड का क्या नाम है बोलो। COOH। दिस इज पामिटिक एसिड। मृत्युंजय ये इसका नाम बताओ। सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट, अच्छा बताया आपने। सोडियम स्टीयरेट बोलो नमन, तो कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ इसका नाम बताइए। रिया। इथाइल पहले तो ये बोलते हो कि नहीं। इथाइल ये चीज पहले बोली जाती है, जैसे सोडियम बोला ना इन्होंने, तो जो यहाँ का ग्रुप है वो सबसे पहले बोला जाता है कि नहीं। और फिर एल्केनोएट, तो फिर क्या नाम हो जाएगा हम सिखा देंगे। बोलो इथाइल। जैसे स्टीयरिक एसिड तो स्टीयरेट, एसिटिक एसिड तो एसीटेट, फॉर्मिक एसिड तो फॉर्मेट। बोलो बात समझ आई कि नहीं। फॉर्मिक एसिड तो क्या तुमने बोला फॉर्मेट, एसिटिक एसिड होता तो इथाइल एसीटेट बोलते हो, स्टीयरिक एसिड होगा तो क्या बोलोगे स्टीयरेट। क्या बोलोगे स्टीयरेट। बोलो बात समझ आ गई। तो इसका नाम बताओ इथाइल स्टीयरेट, सही है। अब इसमें NaOH डालेंगे, वो इथाइल स्टीयरेट एंड व्हाट इज एडेड इन दिस डाइल्यूट NaOH। मृत्युंजय थोड़ा बताओ तो थोड़ा हम भी करेंगे, थोड़ा तुम करो तो कर देंगे। अब ये टूटेगा
टूटने के लिए यहाँ से टूटेगा, Na इसके पास चलेगा और बोलो OH यहाँ चला जाएगा। दो चीज बताओ, उनके नाम बताओ। बोला तो बोलो। C17 हाँ। H35 COO Na। सही है। अब इसका नाम बता दो। इतना तो तुमने अच्छा काम किया। चलो इसका नाम बताओ मुझे। एक और चीज बताओ क्या बनेगी? सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट। हाँ, सोडियम। अच्छा बताया है तुमने। इसको ये और भी कोई चीज है क्या? यही सोप है। ये क्या चीज है बोलो? सोप। सही है। और इसके साथ क्या बनेगा? C2H5OH। C2H5OH। दिस इज इथेनॉल। ये जो तुमने रिएक्शन लिखी है बिना देखे अब मुझे बता, तो मेरा आगे का काम हो जाएगा कि भाई सबको तुम बोल दोगे तो मुझे लगेगा सबको समझ में आ गया। तुम बताओ। C17 H35 COO Na+। नहीं तुम बता नहीं पा रहे हो। गीत से पूछना चाहता हूं। गीत बताओ जरा। C17 H35 COO C2 H5 हाँ। on heating NaO ऑन मिक्सिंग, इसमें कुछ मिक्स करना है। क्या मिक्स करोगे? NaOH हाँ, डाइल्यूट करना है, ठीक है। C17 H35 COO Na हाँ, plus C2H5OH। सही है। सोडियम स्टीयरेट बन गया और यही सोप है ना? इतनी बात तुमको समझ आ गई? तो अब हम क्या लिखते हैं बताइए? सोप क्या होते हैं? सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। C4 के आगे जितने हैं उनमें घी रहेगा। जितने भी C4 के आगे ये ग्रीस होगा या घी होगा कि नहीं होगा? तो सोप क्या होते हैं बताओ? यही तो सोप है। तो लिखो सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ, ठीक है, हायर फैटी एसिड्स। ये सोप होते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए कि इनमें क्या क्या चीज होगी। दे हैव लॉन्ग चेन। इसमें किसकी लॉन्ग चेन होगी बोलो? CH3 CH2 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 ऐसे लॉन्ग चेन होगी ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये किसकी चेन है बोलो? ये देखो। So this is a long chain of hydrocarbon। और ये किससे अटैच्ड है? देखो CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये C=O माइनस ऑफ H प्लस। ये Na। तो ये बिल्कुल वही बात है। तुम चाहे तो काउंट कर लो। ये सारा काउंट करोगे तो C17H35 आएगा और COO। अच्छा, ये पूरी जो चेन है, लॉन्ग चेन, ये किसकी है बोलो? क्या हाइड्रोकार्बन की है? एंड अटैच्ड विद, किससे अटैच्ड है? इट इज अटैच्ड विद, दैट इज, सो ये कह सकते हैं कि देयर इज, अगर तुम इसको पानी में डालोगे तो सोडियम भाग जाएगा और क्या बचेगा? विद कार्बोक्सिलेट आयन। किससे अटैच्ड है बताइए? कार्बोक्सिलेट आयन। तो सोप क्या है? ऐसे बहुत लॉन्ग चेन है और इसमें क्या चीज अटैच है बोलो? इतनी बात तुमको समझ आ गई? सोप्स आर, इसको काउंट करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग बस ऐसे ऐसे भी बना देते हैं तो वो सोप हो जाता है, बट ये सिंबॉलिक है। समझ में आ गई बात कि नहीं? जरूरी नहीं कि उतने ही आपको वर्टिसेस बनानी है, 1 2 3 4 वैसे बनानी है, ठीक है कि नहीं? तो ये क्या चीज है बताइए? ये कैसा एंड है बोलो? लॉन्ग चेन। दो एंड है इसके पास। कौन कौन से हैं? एक ये है और एक ये। सोडियम की बात मत करो। जैसे ही पानी में डालोगे तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स ये आपस में टूट जाते हैं ना। सोडियम तो भाग जाएगा और रह जाएगा ये, यही तो रह जाएगा। तो सोप्स क्या है? ये तो हमने लिख दिया कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। सो सोप्स हैव लॉन्ग चेन। नमन, लॉन्ग चेन किसकी है इसमें बोलो? ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी ना है, हाइड्रोकार्बन, ये सब हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से जो बनी हुई चीजें हैं उन्हें क्या कहते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एंड इट्स ऑन इट्स वन एंड इज अटैच्ड, जिसमें दूसरी तरफ क्या है? COO माइनस Na+, इसके जिसके एक एंड पे ये है। अच्छा, ये जो चीज है इसमें कोई पोलरिटी नहीं है। पोलरिटी का क्या मतलब है? ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर का क्या मतलब, फिर से समझो। जैसे मैं HCl की बात करूं तो HCl में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, क्लोरीन उसको अपनी तरफ खींच लेता है और हाइड्रोजन से कहता है तुम दूर रहो। वैसे तो शेयरिंग नाम मात्र के लिए है कि भाई हम भी तुम भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक इसमें ज्यादा ताकतवर है तो उसको खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। शेयर्ड पेयर को कहेगा तुम मेरे साथ ज्यादा समय बिताओ, उसके साथ नहीं। तो अगर HCl की मैं बात करूं तो वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसके पास ज्यादा समय तक रहेगा, कभी कभी इसके पास भी चला जाएगा। तो देखा जाए तो इस पे एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कोई चीज शेयर्ड पेयर इसके पास ज्यादा रहे तो पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं, और इसके पास कम रहे, इसी की चीज चली गई इसके पास से तो ये कम रहेगा। कभी कभी अगर ये इससे टूटेगा तो उसे कहेगा जाओ अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जाओ, तभी तो H+ रिलीज होता है, क्योंकि वो बदमाश है, वो पकड़े रहेगा, नहीं देगा, कहेगा बात तो शेयरिंग की थी, लेकिन जब भेजेगा बॉन्ड टूटेगा ऐसे ही भेज देगा, तभी तो H+ बनता है कि नहीं बनता। तो इस तरीके से ये चीज क्या हुई अर्चिता? दिस इज कॉल्ड, ये पोलर मॉलिक्यूल, इसमें दो पोल डेवलप हो गए, एक पॉजिटिव पोल और एक ये क्या है, नेगेटिव पोल। तो ये डाइपोल हो गया। किसी में भी अगर दो पोल हो जाते हैं तो पोलर हो जाता है, जैसे नॉर्थ और साउथ, ये मैग्नेटिक डाइपोल है। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको क्या कहेंगे? चूंकि इसमें दो पोल्स हैं, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसको क्या कहेंगे जो अर्थ में है, दैट इज ज्योमेट्रिक डाइपोल, नॉर्थ साउथ, सही कि नहीं? नॉर्थ पोल साउथ, वो ज्योमेट्रिक है। ज्योग्राफिक क्या कहेंगे? ज्योग्राफिक। और ये कैसा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब समझो इस बात को, जबकि ये जो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन है, इनमें कोई पोलरिटी नहीं है। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ठीक बीच में रहते हैं, तो वो लोग कोई पोलरिटी होगी? कोई खींच ही नहीं रहा, किसी कहेगा बीच में तुम भी बने रहो, जितनी हम में ताकत होती है तुम में ताकत, तो वो बीच में बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? तो इनमें कोई पोलरिटी नहीं डेवलप हो पाती। ये नॉन पोलर है। ये कैसे है बताओ? नॉन पोलर। जबकि यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों है, तो ये कैसा हो गया? पोलर। तो ये पूरा का पूरा कैसा हो गया? नॉन पोलर। ये एंड कैसा है पूरा बताइए? दिस इज नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि हियर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली लाइज बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो क्लियरली। और ये कैसा एंड है बताइए? दिस इज पोलर है। इतनी बात समझ आ गई? फिर से देखो, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है। बता सकते हो दिव्या, इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा है? क्योंकि उसके पास एक एक प्रोटॉन है, वो अच्छी तरह से खींच सकते हैं, उतना हाइड्रोजन क्या खींच पाएगा? तो एक प्रोटॉन अच्छी तरह से खींच सकते हैं, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव। द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ ड्यूरिंग कोवैलेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ऐसी स्थिति में जो इसका शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा किसके पास रहेगा? ऑक्सीजन के। और बाकी तो इसके हैं ही हैं, ये नाम मात्र का बस शेयरिंग कर रहा है, इट इज ओनली फॉर नेम शेक। और जबकि ये देखो ऑक्सीजन ने भी शेयरिंग कर ली, सो देयर इज ए पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी ओर ट्रांसफर हो गया? ओ की तरफ। चेक करो, ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट होने की वजह से क्या इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन ही उसकी तरफ भागा जा रहा है इसका, तो इसलिए इस पे कैसा चार्ज आया? प्लस। इस पे कैसा चार्ज आया अर्चिता? प्लस। और दोनों उधर ही चले गए जो नेगेटिव है। अच्छा फिर से देखो, प्लस और प्लस का जरा सेंटर निकाल लो, तो क्या ये प्लस का सेंटर है? तो ये इनका सेंटर ये हुआ, तो इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इन दोनों का सेंटर ये है। और अभी एक डाइपोल बन गया, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। जिसमें दो पोल होते हैं उसे डाइपोल कहते हैं कि नहीं? दो पॉजिटिव हैं तो उनका सेंटर यहाँ ले लिया जाए, निगेटिव वहाँ, तो एक बन गया कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ?
वाटर कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि उसमें दो पोल बन गए। जिसमें दो पोल बन जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो लिखो वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? ध्यान दो थोड़ा, इधर इंपॉर्टेंट चीज है। तो इधर देखो C2H5 और OH, इन दोनों के बीच भी बॉन्डिंग हुई है। क्या बॉन्डिंग हुई है बताओ? C का ही तो बॉन्ड बनता है उसे, COH। और ये कौन सा मॉलिक्यूल है? इथेनॉल। अच्छा, ऑक्सीजन की पावर ज्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैं बता दूं, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 है, इसकी 2.6 है, इसकी 2.1 है। मतलब पावर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये ज्यादा है, खींच लेगा। अगर ये खींच लेता है इससे इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा बताओ? इससे खींच ले रहा है तो इस पे एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे कैसा आ जाएगा? इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? C2H5 लिख सकता हूं, और इस पे क्या लिख सकता हूं? OH पर माइनस। समझ में आई बात कि नहीं? तो बोलो ये पोलर हो गया कि नहीं? एक पोल ये और एक पोल दूसरा ये, हो गया पोलर। मेरा इस कहने का मतलब है कि जो इथेनॉल है वो भी पोलर और वाटर भी पोलर। यही तो रीजन है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जैसी संगत वैसी रंगत। वो उसी को पकड़ेगा। कमजोर देखना कमजोरी के बीच में बैठा रहेगा क्लास में, और तेज तेज को पकड़ेगा। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तुमने ग्रेफाइट से रगड़ा, जब तुमने ग्रेफाइट से लिखा तो तुमने क्यों रबर क्यों उठाई? मिटाने के लिए। तुमने कहा कि ग्रेफाइट भी नॉन पोलर और रबर भी, इरेजर भी नॉन पोलर, और वो उसमें घुल जाएगा, तो तुमने मिटा दिया। समझ आई? तो पूरी दुनिया में एक ही चीज चलती है हर जगह, जो जैसा है दुष्ट दुष्ट का ही संग करेगा, पाकिस्तान चीन का ही संग करेगा। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। बात समझ आ गई कि नहीं? तो व्हाट डज इट मीन? यहाँ कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है? तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ जो सोप की हम पढ़ने जा रहे हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इथेनॉल कैसा है? पोलर। ये कैसा है बताइए? पोलर है। तो ये दोनों पोलर पोलर है, तो आपस में भूल जाते हैं। डालने चम्मच से भी हिलाने की जरूरत नहीं। शराब को पानी में मिलाओ, चम्मच तक की भी जरूरत नहीं। लाइक डिसॉल्व्स, बोलो बात समझ आ गई? और वही चीज ऑयल है, ग्रीस है, ये सारे सब्सटेंस ये नॉन पोलर है। क्या पानी में घुलते हैं कभी? तो इसलिए क्या कह सकते हो कि जो नॉन पोलर है इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, और जो पोलर है वो भागेगा। बात समझ आई? ये पानी से डरेगा, ये नॉन पोलर है, तो इसको कहेंगे हाइड्रोफोबिक। फोबिया का मतलब डर। और ये क्या कहेंगे? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिंग का क्या मतलब होता है? लव। फिलाडेल्फिया अमेरिका का एक शहर है, दो भाइयों के प्रेम का नगर है ना। एडल्फस का मतलब भाई और फिलीन का मतलब लव। तो फिलीन ऑफ एडल्फस, दैट इज फिलाडेल्फिया नाम पर। बात समझ आ गई? ये कैसा एंड एरिया? हाइड्रो का मतलब पानी होता है और फोबिया का मतलब डर। तो बोलो ये कैसा एंड है? हाइड्रोफोबिक। तेजी से बोला करो, ये कैसा एंड है? ये पानी को पसंद करेगा क्योंकि ये खुद पोलर है, तो ये हाइड्रोफिलिक हो गया। ये पानी से डरेगा निश्चितता, तो ये कैसा हुआ? हाइड्रो। और वो हाइड्रोफिलिक। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिसॉल्विंग? सॉल्वेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या बताओ? बोलो। लाइक डिसॉल्व, जो जैसा होगा वो उसी के साथ घुल मिल जाएगा। बोलो बात समझ आ गई? अब इस प्रिंसिपल पर हम सोच को पढ़ें। चलो, नाउ द प्रिंसिपल। इतनी तो तुमको बात समझ आ गई। सोप हैज टू एंड्स, वन इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एंड इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। इट गेट रिपेल्ड फ्रॉम वाटर, वाटर से भागेगा। हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी से डरे। However, this is COO minus Na. It is hydrophilic in nature. देखो, hydrocarbon and is hydrophobic in nature.
और जबकि COO माइनस Na+N, मृत्युंजय सेंटेंस पूरा करो। हाइड्रोफिलिक ये पानी को पसंद करेगा, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, पानी से डरने वाला, और ये पानी को पसंद करे। फिलिंग का मतलब लविंग, और फोबिक का मतलब फियरिंग। चलो ओके, इतनी बात हो गई कि कौन सा एंड है। सो हमारे पास एक सोप का मॉलिक्यूल है जिसमें मैं और भी कम कर दे रहा हूँ, बस ये माइनस Na+ लिखने के लिए मैं ऐसे लिखता हूँ। अब COO भी नहीं दिखा और कंडेंस कर दिया, ये बॉन्ड लाइन बना दिया, सही है। लिखने की तो जरूरत नहीं क्योंकि उस पर माइनस है और ये प्लस है। चलिए, जब हम ये इसमें हमने एक कपड़ा डाल दिया, ये कमीज डाल दी, ठीक है। अब जरा देखिए तो जो भी हम ड्रेस पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, तो हमारी बॉडी में स्किन के नीचे एक एडिपोज टिश्यू होती है। एडिपोज टिश्यू किसकी होती है? इट इज ऑफ फैट, फैट होती है। तो फैट से क्या निकलता है? इसमें सेबेसियस ग्लैंड्स हैं जिसमें ऑयल ग्लैंड्स हैं, ऑयल निकलता रहता है। अच्छा, आप जो अपने कपड़े धोते हो वो पानी से क्यों नहीं धोते हो, साबुन से नैतिक क्यों धोते हो? इस पे धूल नहीं लगती है। अगर सिर्फ धूल लगे ना, रेत लग जाए तो हम पानी से धो लें। वास्तव में होता क्या है, जब हमारी बॉडी से ऑयल निकलता है उस ऑयल में डर्ट चिपक जाती है, बॉडी कपड़े में ऑयल लग जाता है, उस ऑयल को हमें साफ करना होता है। तो इसे ऑयल कह सकते हैं या ग्रीस कह सकते हैं। सोप से तो ग्रीस भी साफ हो जाती है। तो डर्टी क्लॉथ कंटेन्स ऑयल और ग्रीस। हमारे कपड़ों में क्या चीज़ होती है? सिर्फ स्वेट नहीं होती है, स्वेट तो सॉल्ट होता है। अगर सिर्फ साल्ट ही निकलता हमारी बॉडी से, NaCl निकलता तो पानी में ही धुल जाता, फिर हमें साबुन की क्या ज़रूरत पड़ती? सही बात है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है, उस सॉल्ट के साथ अब बॉडी से ऑयल भी निकलता है। आप अगर दौड़ेंगे तो वो फैट कहाँ जाता है? बॉडी से निकलता ही तो है। फैट बर्न करने का क्या मतलब? ऑयल निकलेगा बॉडी से, ये चीज़ है। तो इसलिए जब हमने क्या किया बताइए, कपड़ा डाल दिया, तो लिखो डर्टी क्लॉथ कंटेन्स, डर्टी क्लॉथ कंटेन्स ऑयल एंड ग्रीस। इसमें ग्रीस होता है। ग्रीस कुछ नहीं है, SI, ये बस ये ग्रीस है। जो ग्रीस तुम साइकिल में डालते हो ना, तो तुम्हें कार्बन मालूम है? कार्बन के नीचे देखो सिलिकॉन लिखा है क्या? तो कार्बन है CH4 और जो ग्रीस है SiH4, सिलेन। मीथेन के नीचे का फार्मूले का क्या नाम होगा? सिलेन। तुम कह के देख रहे ना साइकिल वाले से, भैया मेरी साइकिल में सिलेन डाल दो, ग्रीस ही डाल दो, कह के देख। ठीक, इस जैसे मीथेन CH4 वैसे सिलेन का क्या फार्मूला है बोलो? SiH4, यही ग्रीस है। अच्छा, ग्रीस देख के तुम्हें क्या लगता है? बोलो ये पोलर होगा कि नॉन पोलर? बिल्कुल ना, चारों तरफ से कोई खींचे कुछ बचेगा? तो जहां उसका पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? सही है कि नहीं? तो क्या है बताइए कपड़े में? ग्रीस। अब हमने पानी लिया और ये वाटर डाल दिया, कपड़े को पहले पानी डाल दिया। इसमें बहुत सारे फाइबर होते हैं। कपड़ा फाइबर से ही तो फैब्रिक बनता है, और फैब्रिक को सिल दिया तो कपड़ा। फाइबर से बना फैब्रिक और फैब्रिक से बना कपड़ा। अब देखो, जब मैंने सोप को डाला तो ये बताओ क्या मयंक मैंने ये सही बनाया है सोप के मॉलिक्यूल की गलत बनाया? सोप के मैंने पार्टिकल डाल दिए ऐसे, तो इसमें ये एंड अंदर जाना चाहता है कि अरे पानी से मिलना है, ये तो वाटर लविंग है ना। और जो हाइड्रोफोबिक है वो कहेगा मत जाओ मत जाओ, वो बाहर रहना चाहता है, वो तैर रहा है ऊपर। ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन ये वाली, ये थोड़ी ना जाएगी। बट व्हेन यू आर व्हर्लिंग इट, चम्मच से घुमाया है, हाथ से एजिटेट करो, तो ये अंदर चला जाएगा। अंदर भी जाएगा तो क्या करेगा बताओ? अंदर जाके ये जो सोप है, इसी सोप में ये ग्रीस है, ये क्या चीज है? ये अच्छा बताना है,
तो ग्रीस में जब जाके छिप जाएगा, कहेगा अरे अरे कहाँ अंदर डाल दिया, चलो ठीक है, ये भला हुआ कि मुझको एक नॉन पोलर मिल गया, डर रहा, वहां से भागा तो यहाँ आ गया, समझ आई? क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक एंड है, ये नॉन पोलर है, और ग्रीस भी नॉन पोलर, तो क्या नॉन पोलर में नहीं चला जाएगा? अब वो पानी की तरफ है, समझ में आ गई बात कि नहीं? और ये कौन किसका मॉलिक्यूल है बताइए? दिस इज ग्रीस, तो ये ग्रीस में चला गया। ओके, इफ इट इज फर्दर एजिटेटेड, सोप तो डाल दिया, तो इससे क्या होगा, इसमें से फैब्रिक में से जो सोप मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, बाहर निकल आएगा, धीरे धीरे ऑयल निकलेगा, आप एजिटेट करो, हिलाओ डुलाओ तो ऑयल निकल जाएगा, क्योंकि उसके बाहर अभी ऐसे ही चार आदमी किसी को पकड़ के हिलाएं, कमीज पकड़ के, तो कमीज ही बाहर आ जाए तो अब उस ऑयल पे इतना भारी भरकम चीज लग गई है और तुम हिलाते जा रहे हो, तो क्या होगा, वो तो निकलेगा नहीं, अपने साथ अगर तुम उसको ज्यादा करोगे तो ऑयल भी निकाल ले जाएगा, क्योंकि हिला रहे हो, इतना भारी हो गया, और तुम उसको एजिटेट कर रहे हो, यू आर व्हर्लिंग, एजिटेटिंग, कुछ ना कुछ कर रहे हो, या बीटिंग, कुछ ना कुछ तो आप करोगे उस कपड़े के साथ, सर्फ लगाने या साबुन, तो उसमें क्या होगा बताइए, वो ऐसे नहीं निकलेगा, लेकिन अपने साथ कहेगा चलो तुम भी चलो, भारी हो गया ना वो चीज, ऐसे नहीं निकलता। ये जब बाहर आ गया तो तब भी उसकी यही स्थिति है, क्या हो गया बोलिए, हाइड्रोफोबिक एंड अंदर है, और बाहर कौन सा है, दैट इज हाइड्रोफिलिक एंड। इसको दिव्या क्या कहते हैं, जो बात मिसिल। मिसिल्स क्या होते हैं, these are hundreds of soap molecules embedded in oil and grease। किसमें ये embedded है, किसमें जड़े हुए हैं, बोलो, ऑयल या ग्रीस में जड़े हुए हैं, तो उन्होंने तो निकाल लिया, these are embedded, ठीक है कि नहीं? मिसल्स के बारे में लिखें, इतना काम लिख ले पहले, तो आगे बढ़ो। चलो 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वही करा रहे। क्लींजिंग एक्शन, क्लीनिंग एक अलग चीज होती है, वो क्लींजिंग एजेंट है, वो हम क्लीनिंग कर रहे हैं, लेकिन जो क्लीन करने में हमारा योगदान दे वो क्लींजर है, क्लींजिंग एक्शन, ठीक है? तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, when soap particle is added in water, ठीक है, अगली क्लास में क्लींजिंग आ जाएगा, पार्टिकल इज एडेड इन वाटर, अगर हमने वाटर में ऐड कर दिया, कंटेनिंग डर्टी क्लॉथ्स, सही है, कंटेनिंग डर्टी क्लॉथ्स हैविंग ऑयल या ग्रीस, जब तुमने सोप पार्टिकल को ऐड कर दिया, देन इट्स हाइड्रोफोबिक एंड रिमेन्स और ये हाइड्रोफिलिक एंड देन सोप पार्टिकल्स क्या होंगे, फ्लोट ऑन वाटर such that its hydrophobic end is, बोलो रिया, सेंटेंस कंप्लीट करो, its hydrophobic end is, गीत बताओ, इसका हाइड्रोफोबिक एंड कहाँ रहेगा जब तुमने सोप डाल दिया, दिव्या, हाँ? बोलो बोलो, नैतिक, बता दिए ना, ये कहाँ रहेगा हाइड्रोफोबिक एंड, जो तैर रहा है किस वजह से तैर रहा है, क्योंकि वो अंदर जाना ही नहीं चाहता, इट रिमेन्स आउटसाइड द वाटर, और बोलो टिश्यू, वाइल इट्स, सोनाक्षी, वाइल इट्स
ध्यान से देख के बताओ। हाइड्रोफिलिक एंड रिमेन्स इनसाइड वाटर, वो पानी के अंदर है ना। दो मैंने दिखाया था कि नहीं भी सोप मॉलिक्यूल बनाया था। भाई इसका जो COO माइनस वाला है वो कहाँ रहेगा? अच्छा मैंने ये दिखा दिया सोडियम। सोडियम तो ऐसे हो गए कि जैसे घर के छोटे लड़के घूम रहे गलियों में, बिगड़े लड़के, और ये लड़कियां जिम्मेदारी नहीं रहे, है कि नहीं? सोडियम का कुछ नहीं, वो तो आए हैं। सही है, तो क्या बात समझ आई बोलो? आउटसाइड वाटर वाइल इट्स हाइड्रोफिलिक एंड क्या रहेगा? फिलिन है, फिलिक की स्पेलिंग देख। फिलिक हाइड्रोफिलिक वर्ड लिखा है क्या उसमें? Yes, sir. सही है, सही है। ये आई होगा कि ये वाई होगा? यहाँ वाई लिखी है। आई ठीक है, हाइड्रोफिलिक एंड remains inside. Here the principle of solvation takes place. What is that principle? Like dissolves like. ये तो here the principle of solvation घुलनशीलता का नियम कार्य कर रहा है। Here the principle of solvation, that is like dissolves like X, ये काम कर रहा है। कितनी बात समझ आ गई? अब जरा देखो, as the long hydrocarbon chain is non-polar in nature, so it prefer to remain outside water. However, it prefer to get dissolved in non-polar grease. अगर इसे ग्रीस मिले तो भूल जाए, ऐसे नहीं है। तो यहाँ ये प्रिंसिपल लग रहा है कि नहीं? तो here क्या लिखेंगे? The non-polar long chain of, एक लंबी श्रृंखला है of hydrocarbon remain outside water if it gets chance मिल जाए, then it may get dissolved in non-polar grease, क्योंकि non-polar है ना। if it gets chance, then it may get dissolved in non-polar grease or oil, उसी में डट गई। इतनी बात हो गई। When solution या when water is agitated, अब पानी को हिलाओ डुलाओ, डिस्टर्ब करने को एजिटेट कहते हैं। When water is agitated, वाटर एजिटेट कर दो, घुमाओ, व्हर्लिंग, व्हर्लपूल मशीन आई है, इसी में तो आई है। दैट इज व्हर्ल, एजिटेट कर दो, व्हर्लिंग कर दो, या क्लॉथ इज बीटन, तीनों में से कुछ भी, चलो इन्हीं दोनों का काम है। एजिटेट कर दो या व्हर्ल कर दो तो क्या होगा बोलो? देन soap molecules get inside and the hydrophobic end get embedded inside oil. हो गया कि नहीं? धीरे धीरे जब तुम इसे हिलाओगे तो क्या होगा? अगली स्थिति क्या होगी? ये देखो, ये सोप मॉलिक्यूल कहाँ चला जाएगा जब तुमने इसको हिलाया? ये इसके अंदर चला गया। और फिर और तुमने इसको इस स्टिक से हिलाया या किसी मशीन के द्वारा हिलाया, तो फिर क्या होगा? कुछ तो बाहर आ जाएंगे ऑयल, लेकिन जो ऑयल आएंगे उसमें ये छुपे रहेंगे। इसके अंदर ये हाइड्रोफोबिक एंड ऑयल है, ऑयल के अंदर छिपे हुए हैं और नए मिसाइल्स बन रहे होंगे। दीज आर द फॉर्म्ड मिसाइल, हाउएवर देयर आर सम
soap molecules which are undertaking the new missile formation, नई मिसिल भी तो बनेंगे, ये चीज है। तो इसकी स्पेलिंग बताओ मिसिल की, MICEL लिखा है, डबल एल, CLLES। सही है। मिसिल्स है, एक है मिसिल और होंगे, दो और होंगे। तो एजिटेटेड होगा तो क्या होगा बताइए, देन हाइड्रोफोबिक एंड, या ये कह सकते हो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, नॉन पोलर एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल गेट एम्बेडेड इनटू ऑयल एंड ग्रीस। फिर तैरने लग जाएगा, फिर इसका कोई काम नहीं, ठीक है। तो देन नॉन पोलर एंड गेट एम्बेडेड, किसमें एम्बेडेड हो गया बोलो, ग्रीस इनटू ऑयल ग्रीस, कितना हो गया। हाउएवर द पोलर निगेटिव एंड रिमेन्स आउटसाइड ग्रीस, वो नॉन पोलर में चला गया और वो पोलर में, दोनों मजे कर रहे हैं। वो निगेटिव वाला अपने मजे ले रहा है और पॉजिटिव वाला अपने मजे ले। पॉजिटिव क्या है, मतलब इस पे तो कोई पोलरिटी नहीं है, तो वो अपना संगी ढूंढ लिया, वो अपना संगी ढूंढ लिया, दोनों का ना। देखो ये पोलर है, पानी कैसा है, अभी दिखाया था कि नहीं, वाटर पोलर है। तो पोलर के साथ कौन आ गया, दैट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक भी इसीलिए कहा गया क्योंकि ये पोलर है। वाटर में भी तो पोलरिटी होती है, इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव, सही है। चलिए सोडियम को दिखाते रहो कि ये घूम रहे हैं अपना चित्र के माध्यम से, सही। तो क्या लिखते हैं बताइए, गेट एम्बेडेड इनटू इट, व्हाई पोलर एंड, बोलो पोलर एंड का क्या हुआ, इज आउटसाइड ग्रीस। वर्ड में आई आएगा, ये सही, हमें तभी से गलत लग रही है, ठीक है। while polar end remain outside। अब देखो when it is further agitated, अब इसको और हिलाओ तो क्या होगा, when it is further agitated then grease molecules comes out from fabric, कपड़े से बाहर आ जाएगा, then grease comes out from fabric। अच्छा वो ग्रीस आया, ग्रीसी में तो सारी डस्ट चिपकी थी along with dirt, उसके साथ क्या आ गया, along with dirt, dust। समझ में आया। अब इसमें क्या है, it contains 100 of soap molecules embedded in it having overall negative charge। soap molecule इसमें embedded है कि नहीं, it contains। अब मान लो जैसे ऐसे सोप ये बन गया सॉल्यूशन, ये बिल्कुल गंदगी है जो पानी में तैर रही है। तुमने देखा है जब कपड़े धोने के बाद पानी गंदा है तो गंदा ही बना रहता है, वो कहीं बैठेगा थोड़ी ना, ये गंदा पानी गंदा ही बना रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं, ये ऐसे। तो अब जैसे रात में तुमने कपड़े धो लिए, तो अब दिव्या की मम्मी ने बोला दिव्या से, भाई ये जो है पानी हटा दो, नहीं तो एक गंदा पानी फिर सेट हो जाएगा उसमें कपड़े में, कपड़ा फिर गंदा हो जाएगा। तो दिव्या बोली निश्चिंत रहो मम्मी, क्योंकि ये मिसिल्स आपस में भी रिपेल कर रहे हैं और नए जो मिसिल बन रहे हैं उनसे भी रिपेल कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं जाएगा। बोली गुड टाइम दिव्या। मतलब देखो इसकी पढ़ाई काम आएगी नहीं, इसने कहा सुबह धो लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ये जो मिसिल बन गए हैं ये अब ये किस साइज के हैं, कोलॉइडल साइज के। इनका साइज कितना है, 1 नैनोमीटर से कितना है बोलो, 1000 नैनोमीटर के साइज के, बहुत बड़े बड़े हैं। These are negatively charged particle, they do not get combined with each other, पूरे पानी में तैरते रहेंगे, and also they cannot stick to cloth, कपड़े में क्यों नहीं चिपकेंगे। जो नए मिसिल बन रहे वो भी तो निगेटिव चार्ज हैं, वो उनको भगा देंगे, कहेंगे तुम कहाँ।
इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, वो बात समझ आ गई। तो आप इसे कभी भी व्हेन वाटर इज पोर्ड ऑन इट तो क्या होगा, दीज जो पार्टिकल्स हैं इट इज वाटर अलोंग विद मिसल्स आर रिंस्ड अवे। और तुम और अगर इसको एजिटेट करो तो और 2-4 नए मिसल बन जाएंगे, वो भी भाग जाएंगे। जितना धोगे जितना करोगे मिसल तो बनते ही रहेंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अब मान लीजिए 1 चम्मच साबुन की जरूरत है, तो मम्मी आधा ही चम्मच डालनी, भाई बजट करना है। तो दिव्या बोली नहीं मम्मी आधा चम्मच नहीं 1 चम्मच डालो, जितना मिसल के बनने के लिए चाहिए उतना तो तुम्हें डालना पड़ेगा। अगर तुम कम साबुन डालोगे तो फिर क्या होगा, उसमें कुछ एंड्स ऐसे हो जाएंगे जो आपस में अटैच हो सकते हैं। जितना साबुन चाहिए वो तो तुमको डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज मिसल अगर ठीक से ना बने 2 ही 4 उसमें लगे रहे प्रॉपरली। समझ में आई बात कि नहीं? तो लेस सोप कैन नॉट एक्ट प्रॉपरली। जब मिसल्स बनने के लिए 100 के लिए जितना वो चाहिए उतनी ही वो हटा पाएगा, फिर नहीं तो मिसल एक्शन बंद हो जाएगा। तुमने सोप डाला था तो सोप ही तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो मिसल कहाँ से निकालोगे, ऑयल कहाँ से निकालोगे? तुम हिलाते रहो कपड़ा फट जाएगा लेकिन तुम ऑयल नहीं निकाल पाओगे। जितना सोप जितने ऑयल को निकाल सकता है वो उतना ही निकालेगा। समझ में आ गई बात? एक सोप है जैसे 100 मॉलिक्यूल एक मिसल को निकालेंगे, कहेंगे 100 मॉलिक्यूल हम चलो 1 ग्राम ग्रीस निकाल के आएंगे, तो 100 मॉलिक्यूल एक ग्रीस निकालेंगे और तुम 85 मॉलिक्यूल डाल दो तो उसी में बनते रहेंगे, मिसल कुछ नहीं निकलेगा। निकलने के लिए भी तो 100 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या बात कहिए बताइए alongside this। तो when it is further agitated तो क्या होगा, grease comes out from fabric, grease निकल आएगा बाहर। समझ में आया? These grease particles contains 100 of soap molecules embedded in it। ये मिसल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीस पार्टिकल क्या कर रहे हैं बताओ, इनमें क्या चीज एम्बेडेड है, जड़ी हुई क्या है बताओ? These grease particles contains, देखो these grease particles contains, अगर तुमसे मिसल पूछा जाए तो ग्रीस पार्टिकल्स कंटेनिंग hundreds of soap molecules and of colloidal size is called missile. Okay, grease particles containing hundreds of soap molecules embedded in it, इसी में जड़ा हुआ है, and of colloidal size। colloidal size जैसे हमने सॉल्यूशन सस्पेंशन ये सब पढ़ लिया था 9th में, तो उसी में कोलाइड भी था। 1 नैनोमीटर 2000 नैनोमीटर is called मिसल। ये मिसल बन जाएंगे। मिसल्स आर निगेटिवली चार्ज। ये क्या है, कोलाइडर पार्टिकल्स हैं। तो मिसल्स आर कोलॉइडल particles having negative charge। Once micelles are formed, they cannot recombine to the micelles under formations as both have similar charges। एक बार अगर मिसल बन गया तो क्या वो उसमें फिर से चिपक जाएगा? तुम छोड़कर 1 घंटे बाद भी धोगी तब भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि दोनों पे निगेटिव चार्ज है। क्या लिखे बोलो? फॉर्म्ड मिसल, फॉर्म्ड मिसल्स जो भी हैं रिपेल ईच अदर। क्यों रिपेल करते हैं नैतिक? ड्यू टू सिमिलर चार्जेस एंड ऑल्सो रिपेल मिसल्स अंडर फॉर्मेशन। फॉर्म्ड मिसल्स रिपेल ईच अदर एंड ऑल्सो मिसल्स अंडर फॉर्मेशन। ठीक है। When cloth is rinsed with fresh water, जब उस कपड़े को साफ पानी से पछाड़ा जाता है तो क्या होगा? When cloth
is rinsed with fresh water. These missiles are washed away and cloth becomes oil free and clean. Dust भी निकल गई. Then these missiles क्या हुए? Are washed away and cloth becomes clean. इतनी बात हो गई. पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो आगे हम स्टम्प के बारे में चलें. स्टम्प फॉर्मेशन इतना समझ में आ गया. मिसल्स का मतलब है जैसे ये ऑयल है, इसे क्या लिखेंगे? ऑयल. तो जब तुमने यहाँ से ये कपड़े में ऑयल है, तो अब यहाँ ऑयल ही बना दो. शर्ट क्या बना दो? जब तुमने इसको बहुत हिलाया तो इनको मजबूरन अंदर जाना पड़ा. अंदर भी जाने पे इनको छिपने की जगह कहाँ मिली? यहाँ छिपने की जगह मिली, क्योंकि इनसे तो ये डर रहे हैं, तो इसके अंदर छिप गए. बाहर से गए तो यहाँ छिप गए. समझ में आ गई बात कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफोबिक के साथ हाइड्रोफोबिक जुड़ गया. ऑयल भी हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर. फिर और चलाया और हिलाया तो क्या हुआ? जैसे जैसे आप हिलाते गए तो सोप मॉलिक्यूल बाहर निकलते गए इसमें से, और वो एक ड्रॉपलेट ऑयल भी निकली. भारी चीज होगी, हिलाओगे तो निकल जाएगी, और फिर वो आपस में भी नहीं मिले. जब कपड़े पे पानी डाला ये सब चले गया. हो सकता है कि जब जो तुम कपड़े पहन रहे हो उसमें कुछ मिसल अभी भी फॉर्म हो रहे हैं, सोप के कुछ पार्टिकल, इसीलिए कहा जाता है अच्छे से धो. बहुत अच्छे से धोगे तो वो भी निकल जाए. जितना रिंसिंग करेंगे बाद में हिलाएंगे निकलता रहता है कि नहीं सोप, क्योंकि उसमें थोड़े से ही बन रहे हैं सोप मॉलिक्यूल, फिर भी वो धुल जाए. ओके. अब देखो तुम्हारी बुक में मिसल्स है. तुम्हारी बुक में मिसल में कभी कभी आ जाता है सोडियम. देखो किसी किसी में आ गया. अब पूछने आ जाता है और भाई कैसे हो? देखो 2-3 में बना हुआ है मिसल्स का. देखो वो तो घूम घाम रहा है, कभी आ भी जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से. ओके. अब जरा देखें वाटर 2 तरीके का होता है. कौन कौन सा होता है? बोलो. हार्ड वाटर. ये सही कह रहा है. वाटर इज ऑफ 2 टाइप्स. देखिए सोप्स आर गिविंग क्लींजिंग एक्शन अलोंग विथ सॉफ्ट वाटर ओनली. हार्ड वाटर के साथ ही काम नहीं करता. सोप्स आर गिविंग, दैट इज क्लींजिंग एक्शन किसके साथ करेगा? विथ सॉफ्ट वाटर ओनली. अब हम देखेंगे वाटर के 2 टाइप्स कौन से हैं. वाटर 2 तरीके के. एक है सॉफ्ट वाटर और एक है हार्ड वाटर. एक है कोमल जल और एक है कठोर जल, एक है मृदु जल. मृदु जल का मतलब कोमल जल ना. These are soft water. Now what does it mean by soft water? Soft से क्या मतलब है? Hard water से क्या मतलब है? ठीक है. चलिए सॉफ्ट वाटर कंटेन्स आयंस. तो अब देखें इन दोनों में आयंस क्या क्या होते हैं. देखिए इट कंटेन्स सोडियम एंड पोटेशियम आयंस. सोडियम ही मेन है, पोटेशियम बहुत थोड़ा होता है पानी में. सबसे ज्यादा किसकी परसेंटेज है? ये मोल है, ये लेस. सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, लिखने है यही है. ये 100 है तो ये 2 है, इतने का अंतर. पानी में सोडियम ही सोडियम होता है,
सोडियम, तो सॉफ्ट वाटर में क्या होगा बोलो, सोडियम एंड पोटेशियम आयन, इतना ही तुमको लिखना है। प्राइमरीली सोडियम भी लिख दोगे तब भी सही, इट कंटेन्स सोडियम आयन, बात समझ आ गई। जबकि हार्ड वाटर में इट कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। एनायन तो कुछ भी हो सकता है, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, एनायन सबके साथ वही, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इट कंटेन्स कैल्शियम आयंस एंड Mg आयंस। पूरी बात समझ आ गई। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये सॉफ्ट वाटर है, सॉफ्ट वाटर में तुमने इसको डाल दिया, इसके पास खुद भी अपने सोडियम थे और यहाँ पर और सोडियम तैर रहे हैं, तो क्या तुमको लगता है कि इससे कुछ इस पर फर्क आ सकता है? ये ऑफ वाटर के हैं और ये किसके बोलो, ऑफ। सो अगर और ऐसे इन एने के होने से इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? एने तो है नहीं है, वो तो भागते ही रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे। अच्छा अब मुझे बताओ, ये ऑयल है, इतनी बात समझ आ गई? अंकुर इधर ध्यान दीजिए, ये किसका है? सॉफ्ट वाटर में सोडियम आयन थे, तो अगर सोडियम आयन पानी का है तो क्या होगा बताइए, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सोप में, उसके अपने भी सोडियम आयन है, ओके। अच्छा अब जरा देखो हार्ड वाटर में, हार्ड वाटर में ये मैंने डाल दिया और हार्ड वाटर में यहाँ पर देखो ये मिसल भी बन गया, मिसल भी बन गया, देखो मिसल देखो ना, तो ये मिसल बन गया, तो इसमें बाहर में क्या है, क्या COO माइनस है सब में, ये देखो COO माइनस। क्या मच्छर काट रहे हैं अर्चिता? तो फिर ठीक है, मच्छर काटे तो बता दिया, तो ऐसे में फिर क्या कि स्प्रे करके चले जाएंगे, रात में अगले दिन सही हो जाएगा। ऐसा कोई भी चीज हो तो, नहीं तो अभी जरा से में क्या है कि खतरा हो जाता है ना, पूरी रात मच्छर मरते रहेंगे, हम लोग सुबह मजे से आ जाएंगे। कोई भी इशू बता दो। ये देखो इधर बात देखो, अभी आज अभी तो रह लो, रिस्क में रह लो, बाकी कल देखो। इतनी बात समझ आई? COO है। अच्छा तुमको क्या बताया, हार्ड वाटर में कैल्शियम आयन होते हैं, अगर कैल्शियम आ गया, ये कह दे कि तुम दोनों के साथ मैं कैल्शियम लो जुड़ गए, इनके साथ जुड़ गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये जमीन किसकी है? इसको मैं पिछले 8 साल से धो रहा हूँ, मजाल है कि एक कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाए, घुलता ही नहीं, नहीं तो तुम संगमरमर या मार्बल लेके पानी में हिलाते रहो, घुल जाए तो बता देना, घुल जाएगा क्या? चौक ही नहीं घुलेगी, नीचे बैठ जाए। तो ऐसे में बताओ ये मिसिल है और इसने इसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, ये बिल्कुल नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब वो जो तुम्हारे मिसिल है ना, वो दूसरे मिसिल में चिपक जाएंगे, ये क्यों? अब बोलो ये जो तुम्हारे मिसिल्स हैं ये क्या आयोनाइज है कि इस पे कोई चार्ज ही नहीं रह गया? बोलो कोई चार्ज रह गया? कैल्शियम बाहर चिपक गया, ये कैल्शियम चिपक गया, इस पे भी कैल्शियम चिपक गया, तो ऐसे में अमन इन मिसिल के ऊपर कौन बैठ गया? कैल्शियम। तो अब सब पे कैल्शियम कैल्शियम बैठा दो, इस पे भी बैठा दो, तो ऐसे में क्या होगा, वो तो बिल्कुल उसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना ले रहा है, और ये भी अनचार्ज, ये भी अनचार्ज, ये मिल के चिपके और फिर कपड़े में चिपके, और फिर ऐसे में तुम बाल में से निकालोगे तो काला चीकट निकलेगा, तुम धो के देख लेना। यानी जिस इसकम होगा ना, जो हैंड पाइप के पानी से नहाएगा, वो ट्रीटेड नहीं है, जमीन से निकल रहा है, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम है। हमने तो देखा ऐसे बाल ऐसे ऐसे लोगों के ऐसे ऐसे आए, कैसे? बोले हार्ड वाटर से नहाया तो हार्ड हो गए। हार्ड कैसे हो गए? बात समझो इस चीज को, इसी को इसकम कहते हैं। और खूब मोटे मोटे बाल झबरीले, इसमें से ऐसे निकालोगे एक बात से ना, तो ऐसे इसकम निकलेगा काला चीकट। इट इज स्टिकी गमी सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस होगा स्टिकी। नहीं तो गांव में तो ये कॉमन समस्या है, समझ आया? कपड़े में तुम साबुन डालोगे, वो साबुन भी चिपक गया उससे, कपड़ा तो धुला नहीं। देखो ये मिसिल है, मिसिल में साबुन आ गया, और फिर तुम उसको उंगली से खरोचते रहो, काला काला दाग बन जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? जो ये बनियान और इन सब में कपड़ों में दाग सा बन जाता है काला काला। कभी अगर ऐसा हुआ हो, कपड़े धो, तो आप लोग देखोगे इट इज कॉमन प्रॉब्लम। तो अब हम समझते हैं इसमें भी यही हुआ, इसमें भी सब में कैल्शियम कार्बोनेट बन गया,
तो ये जो चीज वहां पर स्मार्टली दिव्या ने कह दिया, मम्मी आश्वस्त रहो कुछ नहीं होगा, वो सब रिपेल कर रहे हैं। और यहाँ पर देख लो ये सब चिपक जाएंगे, बिकॉज इट इज नाउ इट बिकम्स अनआयनिक, ये अनचार्ज हो गया। इनमें चार्ज रह गया है क्या? जब अनचार्ज हो जाएगा, सब में कैल्शियम कैल्शियम हो जाएंगे तो आपस में चिपकेंगे। और इसमें जो मिसल्स बन रहे थे, क्या उनमें चार्ज रहेगा कि उसमें भी कैल्शियम चिपक जाएंगे? देखो इस पे भी कैल्शियम आ गया, बॉन्डिंग कर ली, सो दिस बिकम्स अनआयनिक। अब हम स्कम के बारे में लिखें तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा, लिखने से और इतना बता दो सॉफ्ट वाटर क्या होता है। यस, द वाटर विच कंटेन्स सोडियम और पोटेशियम आयन, ठीक है। और हार्ड वाटर क्या होता है? ये ठीक होता है। द वाटर विच गिव्स लेदर और फोम विथ सोप इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। It contains sodium and potassium ion. It does not hinder in micelle formation and cleansing action of soap. अब तुम हार्ड वाटर की डेफिनेशन बताओ। The water contains calcium or magnesium ion and it hinders hinders the function of cleansing agents. ठीक है, it hinders the cleansing action of soap and it results in scum formation which is a gum and sticky substance। और वो क्या हो जाएगा बताइए? That ultimately sticks with, सही है? ओके, तो दोनों की डेफिनेशन लिखें। सॉफ्ट वाटर क्या है? देखो, सॉफ्ट the water which contains sodium and potassium ions, it gives, ये झाग देगा। जब मैं लेदर कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? झाग। So it gives leather foam with soap and does not hinder, hinder का क्या मतलब है? बाधा उत्पन्न करना। The cleansing action of soap, हार्ड वाटर के बारे में रिया बताओ। Sir, the water which contains calcium and magnesium ion. Which contain, हाँ और बोलो, It hinders the cleansing action of soap, of soap. ठीक है। एंड मिसल फॉर्मेशन को भी हिंडर करेगा, ठीक से बनने ही नहीं देगा। वो जुड़ते जाएंगे तो क्या मिसल बना? सभी चिपकते जा रहे हैं। Which contains calcium and magnesium ions, मैग्नीशियम का भी यही है। MgCO3 भी बिल्कुल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, घटिया इलेक्ट्रोलाइट, तो भी चिपकेगा। Ions, this hinders in micelle formation and cleansing action of soap। आगे बोलो रिया। नैतिक, It it does does, not It forms, it results in the formation of scum. यही सही। It results in formation of जो गमी स्टिकी, ठीक है, गाढ़ा चिपचिपा चीकट पदार्थ बनता है जिसे हम स्कम कहते हैं, जो स्टिक भी कर जाएगा कपड़े में, वो निकलेगा नहीं फिर किसी तरीके से। गमी स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड स्कम। अब जरा देखें सोप क्या चीज होती है कि CH3COO माइनस आयन। तो अगर ये कहां से है और कैल्शियम आयन किस में होगा बोलो? फ्रॉम हार्ड वाटर, और वो इसके साथ जुड़ जाएगा दो सोप मॉलिक्यूल के साथ,
तो इसमें क्या होगा, दिस इज, आप सोडियम ना भी लिखो तो इसे एक्वियस लिख दो, पानी में सोप मॉलिक्यूल है कि नहीं, सोडियम तो घूमता रहेगा और इनके साथ जुड़ के कैसा बनेगा, CH3COO होल ट्वाइस Ca। अंशु प्रिया इसका नाम बताओ, दैट इज CH3 नहीं लिखना चाहिए, ये तो गलत हमने लिख दिया, क्या लिखना चाहिए, C17H35, यहाँ भी क्या लिखना चाहिए, C17H35, इसका नाम बताओ, है ना, कैल्शियम स्टीयरेट होगा क्योंकि वो स्टीयरेट आयन है और जब कैल्शियम इसे चिपक जाएगा इसे अनायनिक बना देगा, कोवैलेंट टाइप हो गया। तो कैल्शियम स्टीयरेट, क्या आप मुझे स्कम का केमिकल फार्मूला बता सकती हैं, यही है स्कम ओनली ना, ये चीज क्या है, कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम भी आ सकता है। हाँ आ सकता है, तो यहाँ पर लिख दें कैल्शियम और मैग्नीशियम, उसे कैसे लिखें, और सही है ना। लिखिए, दैट इज व्हाट इज स्कम, how it is formed, how it hinders cleansing action of soap। तो इससे उबरने का दिव्या क्या तरीका है, ये स्कम से कैसे उबर जाए, जो गांव में रहते हैं क्या बेचारे वो गंदी टी शर्ट पहने, डिटर्जेंट, अच्छा, दैट इज हाउ इट hinders cleansing। हाँ बोलो क्या पूछ रही हो, ठीक है। अब देखो स्कम क्या है, स्कम क्या है बताइए, दीज आर कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड, वही चीज बोल रही है, ये क्या लिखा है, दीज आर सोडियम और सोडियम नहीं, दीज आर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, ठीक है। तो स्कम क्या होता है, scum is gummy, sticky substance which is formed, समझे इस चीज को कि सारे मिश्र इस पे चिपक जाए, तो इसमें ऑयल तो था ही वो भी आ गया और साबुन भी आ गया और जो कैल्शियम पानी में घूम रहा था वो भी चिपक गया, तीन चीज चिपक गई, बाहरी चीज है, ऑयल तो उसका खुद का था, चलो नहीं निकला चिपक ही गया, जो साबुन डाला वो भी कपड़े में चिपक गया और जो कैल्शियम घूम रहे थे वो भी चिपक गए, दर्द तो चिपक ही गई। लेकिन मैं ये क्या कह रहा हूं कि वो जो तुम्हारी बनियान है वो कहीं कहीं काली होगी, समझो इस चीज को, कहीं कहीं स्पॉट क्यों लगेंगे, क्योंकि मिसिल फॉर्मेशन हुआ लेकिन जब मिसिल बाहर निकले तो उसमें कैल्शियम चिपक गया और कैल्शियम चिपकने के बाद क्या हुआ, वो आपस में कोलाइड होने लग गए, आपस में मिलने लग गए, दे फ्यूज विद ईच अदर एंड एट ए सर्टेन स्पॉट, जहां एक पार्टिकल चिपका, एक मिसल बन रहा था वहां दूसरा चिपक गया, वहीं चिपकेंगे जहां मिसल बन रहा होगा, उस पर चिपके, फिर उस गमी स्टिकी सब्सटेंस के ऊपर दूसरा चिपका, तीसरा चिपका, वहीं पर एक जगह काला काला, फिर उसको हटाएंगे तो साफ हो जाएगा। हाल हटाओगे और काला पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना। जब मैं बॉम्बे में था वहाँ इतना कैल्शियम था कि हमें कम से कम 5 साल तो वैसी ही शर्ट पहनी मिसिल वाली, जब घर आते थे तो अब हम उनको क्या बताएं कि वहाँ का पानी कैसा, बट ये होता ही नहीं। डिटर्जेंट तो अब ये 94 की बात है, 98 में डिटर्जेंट आया, उसके पहले तो सुपर 555 से हम लोग धोते थे कपड़े, इसीलिए तो डिटर्जेंट आया। 3 साल तो हमने ऐसे ही कपड़े पहने, बाल भी हीरो लाइक खड़े रहते थे। मतलब वो कंघे में नहीं आते थे, कंघे में फंसते थे, टाइम पास होता था, बैठ के उसमें से निकालते रहो एक एक ऐसे। बाद में डिटर्जेंट, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई।
कपड़े तुम धो सकते हो ना, क्या नहाओगे भी डिटर्जेंट से? शैम्पू वैम्पू तो बहुत बाद में ये चलन में आए। शैम्पू का फैशन, कोई नहाता भी था तो हम लोग बोलते थे उनकी बहू शैम्पू से कैसे कैसे, ऐसे हम लोग बोलते थे। कितना सुनने में, कोई किसी की बहू नहाती हो ना, वो तो शैम्पू से नहाने वाली है, ये आदत। अब तुम्हें समझ में आ गई? तो इसका क्या है? कमी सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड कब बनता है बताइए? व्हेन सोप इज एडेड टू हार्ड वाटर। बोलो अमन, ये सेंटेंस सही है कि कमी है सेंटेंस में? बोलो मैम। इसका इज फॉर्म व्हेन सोप इज एडेड टू हार्ड वाटर, सही है? दिव्या तुम ही बता सकती हो, सही तो नहीं है। अर्चिता ये देखो बता दिया ना, कंटेनिंग डर्टी क्लॉथ, वो हर चीज क्या which is formed when soap is added ना। देखो फिर भी ये बहुत इंसाइट है, एज की बात, बड़ी बात बताई। ये किसमें डाला? ग्रीस ही नहीं होगी तो मिसिल ही नहीं बनेगा, और मिसल ही नहीं बनेगा तो वो चिपकेंगे कैसे? फिर उसमें कैसे चिपकेंगे? ग्रीस की भी जरूरत है ना। तो इट इज कंटेनिंग ग्रीस ऑयल, ये बात होती है। नाउ द मिसिल फॉर्म इन हार्ड वाटर आर अनचार्ज्ड। वो कैसे होंगे बोलो? चार्ज ही नहीं होगा। दे क्या होंगे? दे फ्यूज विद ईच अदर, ठीक है, फॉर्मिंग ए लार्जर मॉलिक्यूल विच अल्टीमेटली फ्यूज विद द स्टिक विद क्लॉथ। ओके, द मिसिल फॉर्म, अब क्या होगा? जो मिसिल्स बनेंगे फॉर्म्ड आर बॉन्डेड, ये किससे बॉन्डेड हो जाएंगे बोलो? विथ कैल्शियम और किसके साथ? मैग्नीशियम ऑयल। मेरा कहने का मतलब है ये जो मिसिल बने इन सब के साथ, दो के साथ कौन जुड़ गया? कैल्शियम। फिर अगले दो के साथ फिर कैल्शियम। किसी में कैल्शियम जुड़ा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, ये दैट इज। किसी में मैग्नीशियम जुड़ा, किसी में कैल्शियम जुड़ा। अब ये देखो, इसमें मैग्नीशियम जुड़ा, किसी ने भी जोड़ा हो, लेकिन क्या ये न्यूट्रल नहीं हो गया? इट इज अनचार्ज्ड। और दूसरे मिसिल से भी तो जुड़ जाएगा ना। तो दीज आर बॉन्डेड विद एंड रिमेन। वो चार्ज था इसीलिए तो अंशुक्रिया रिपेल कर रहा था। अब अनचार्ज हो गया तो सबसे चिपक जाएगा। रिमेन अनचार्ज्ड। और क्या होगा बोलो? रिमेन अनचार्ज्ड एंड ये क्या हो जाएगा आपस में? फ्यूज विद ईच अदर, फ्यूज ईच अदर एंड अल्टीमेटली stick with cloth. To overcome such situation, इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाएगा? डिटर्जेंट्स आर यूज्ड। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। सोप्स कैसे होते हैं? अगर रख दो कहीं पर पे तो ये इसको जो बैक्टीरिया ये सब खा लेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खा लेते हैं, एनर्जी पाते हैं। सोप क्या है? These are सोडियम स्टेट, ये फैट ही तो हैं। अब कोई भी तरीके का प्लांट फैट हो, मूंगफली का तेल हो, ये सब हो, तो क्या पौधे खा नहीं पाते? जो चीज पौधे से निकलेगी उसको बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा पी के मजे करते हैं। और डिटर्जेंट तो फैक्ट्री में बनता है, उसको नहीं खा पाएंगे, पहचानते ही नहीं इसे खाएं कैसे, उस किले को तोड़ नहीं पाते। तो इसलिए हमने क्या लिख लिया बताइए? ये अलग से नोट है। सोप्स आर बायो डिग्रेडेबल इन नेचर। चलो, डिटर्जेंट क्या होता है?
ठीक है, द क्लींजर या द केमिकल सब्सटेंस which gives leather foam with any kind of water, soft and hard water, दोनों के साथ ये काम करेगा। These are sodium salt of dodecyl benzene sulfonic acids. ये क्या होते हैं? सोडियम salts of dodecyl benzene sulfonic। अब इसे समझ लो, ये चीज क्या है। तुमको डोडेकेन समझ में आता है? नोनेन, डेकेन, एक्डेकेन, डोडेकेन, ये तो तुम्हें समझ में आता है। 12 कार्बन है तो डोडेकेन बताया था कि नहीं तुमको? देखो, अरे नहीं बताया कैसे? ये डेकेन है और ये क्या है? एक डेकेन, और ये क्या है? C12 क्या है? डोडेकेन। वर्बली बताया था, लिखा नहीं। सही है, डोडेकेन है। अब डोडेकाइल क्या होगा? डोडेकेन का फार्मूला बनाओ जरा। C12H26 हुआ, एक कम कर दो तो क्या कहलाएगा बोलो? ये तुम समझती हो कि नहीं? डबल करके 2 जोड़ना, एल्केन सही तो बना है, एक कम करो जरा। C12H25 को क्या कहोगे बताओ? एक रेसिडुअल वैलेंसी रही, एक H हटा दिया तुमने, डोडेकाइल। कोई चीज को डोडेकाइल, इतनी बात तुम्हें समझ में आई? अब मुझे एक चीज और बताओ अर्चिता, बेंजीन का फार्मूला बताओ। C6H6 होता है ना बेंजीन का। तो ये देखिए, ये किसका फार्मूला है? ये बेंजीन है, और इसमें हर ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। बुक में तुम्हारे बना हुआ है, बेंजीन बना हुआ है। वो पीछे जहाँ तुम्हारे रिंग कंपाउंड लिखे वहां बना है, लास्ट स्ट्रक्चर सबसे पीछे देखो ना, जहाँ रिंग और ब्रांच और वो सब पढ़ रहे थे वहीं था वो। बेंजीन मिला? कौन सा पेज पे है? 65 पे है ना? समझ में आ गया बेंजीन? अब देखो, इसमें 3 तो यही बॉन्ड है, एक HH भी होगा ना, तो सब में एक HH जोड़ो। इसको क्या कहते हैं बोलो? इसको कहते हैं डिओड्रेंट। ये जो हम लोग लगाते हैं ना इस पे, ये बेंजीन ही है। ये कार्सिनोजेनिक इन नेचर है, ज्यादा लगा दो, नाक वाक में डाल दो, कैंसर अपने आप, कैंसर प्रोड्यूसिंग है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ बॉडी, ज्यादातर लोगों को आजकल कैंसर इसी में। सही है, तुमने बेंजीन समझ लिया ना? दैट इज बेंजीन का क्या फार्मूला बताया? C6H6। सही है। एक एंड पर क्या डालो बोलो? सल्फोनिक एसिड। देखो, सल्फोनिक एसिड का भी फार्मूला बताओ। H2SO3 सल्फोनिक एसिड। तो यही चीज डालो। तो हम क्या डालें बताइए? अगर इसमें सोडियम लगाना है तो क्या डालोगे? दैट इज NaHSO3 है, NaHSO3। तो SO3 है, वही SO3 एक तरफ इससे जुड़ जाए और एक इसमें सोडियम भी लग जाए। एक इधर जुड़ गया, एक इधर, दोनों हटा दिए। एक में सोडियम लगा दिया, एक इधर जोड़ दिया। अच्छा, इधर क्या जोड़े बताओ? डोडेकाइल। ऊपर देखो, पढ़ो इसको। C12H दैट इज 25। सही है। अब पढ़ो इसका नाम, डोडेकाइल। इसको पढ़ो, सल्फोनिक एसिड। अब फिर से पढ़ो, सोडियम साल्ट ऑफ, सोडियम साल्ट तो बोलेंगे ना, सोडियम सब पूरा बोलो, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। अब पूरा बोलो, व्हाट इज डिटर्जेंट? डिटर्जेंट्स आर, यही सेंटेंस बोलो जो बोला, ये बहुत जरूरी है, यही चीज बोलो जो डिटर्जेंट्स आर सोडियम साल्ट्स ऑफ
सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ नाम बोलो सोडियम 2 डिकाइल बेंजीन फिर से सोडियम साल्ट्स बोल दिया तो फिर से सोडियम ना बोलो, सोडियम साल्ट्स ऑफ 2 डिकाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड सही है, बेंजीन सल्फोनेट लिख दो, सल्फोनिक एसिड नहीं सल्फोनेट। जैसे सोडियम साल्ट ऑफ स्टीयरेट था तो ये सल्फोनेट हो गया। इतनी बात तुमको समझ आ गई। अब कल डिटर्जेंट पूरा करेंगे करीब 15 मिनट का, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। क्या जी? हाँ सर